अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। दोस्तों, आज एक प्रोजेक्ट का विज़िट करना पड़ा। एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो एचवीएसी का प्रोजेक्ट था। उसमें वॉल माउंटेड और फ्लोर स्टैंडर्ड स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूनिट इंस्टॉल हो रहे थे। तो वहां पर विज़िट करनी पड़ी वो इस वजह से कि तो वहां पर कुछ इंस्टॉलेशन का मसला हो रहा था, यूनिट की प्लेसमेंट का, तो वो गाइड करना था। तो आज मैं वहां पर गया, वो इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उनको गाइड किया, तो वो मामला तो क्लियर हो गया। तो उसके बाद जो चीज़ें जहाँ इक्विपमेंट इंडोर और आउटडोर यूनिट इंस्टॉल हो रहे थे, तो उसको मैंने विज़िट किया। तो वहाँ पे कुछ ऑब्ज़र्वेशन मुझे नज़र आई और मैंने वो पॉइंट आउट की और वो कॉन्ट्रैक्टर को कन्वे भी की, और ऑफिशियली जो प्रोसेस होता है तो वो भी किया मैंने। मगर वो पॉइंट जो ऑब्ज़र्वेशन थी वो मैं इस वीडियो की मदद से आपको भी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कोई भी स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूनिट इंस्टॉल करते हैं या इंस्टॉलेशन करवाते हैं या उसकी सुपरविजन करते हैं, तो ये ऑब्ज़र्वेशन आपने भी फेस की होगी। तो ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं होती या उसकी क्वालिटी लो हो जाती है अगर प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट में चाहिए होता है या कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकेशन होता है, बीओक्यू होता है और ड्राइंग होता है, तो उसके मेयार से वो पूरे नहीं उतर रहे होते हैं। तो वो हम उनको कन्वे करते हैं जैसे चीज़ों को प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो और क्वालिटी भी इम्प्रूव हो। तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला मेरा ये ऑब्ज़र्वेशन ये थी, जब मैंने वहाँ पर जो इंडोर और आउटडोर यूनिट को देखा, विज़िट किया, तो वहाँ पर इंडोर यूनिट के साथ जो ड्रेन पाइप कनेक्ट होता है, वो ड्रेन पाइप पीवीसी कंडूट लगा हुआ था। जो पीवीसी कंडूट इलेक्ट्रिकल का कंडूट इंस्टॉल हुआ था, जबकि आपको पता है था ये इलेक्ट्रिकल का कंडूट सिर्फ इलेक्ट्रिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और इसके ड्रेन के लिए नहीं यूज़ होता है। जबकि उनको स्पेसिफिकेशन भी दी गई है और बीओक्यू बिल ऑफ क्वांटिटी भी दिया गया है। उसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो ड्रेन का पाइप लगेगा वो यूपीवीसी शेड्यूल 40 का लगेगा या पीपीआर का लगेगा। तो वो पाइप गलत इंस्टॉल किया हुआ था और वो उनको गाइडेंस दी, तो ये पाइप को आपको रिप्लेस करना है और इसकी जगह पे यूपीवीसी शेड्यूल 40 का पाइप लगाना है और ब्रांड जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में दिया गया है उसको फॉलो करना है। और दूसरा ये पॉइंट था कि जो इंडोर के साथ ड्रेन पॉइंट उन लोग ने लगाए हुए थे और बाहर की तरफ आउटडोर की तरफ दिए हुए थे, वो ओपन सरफेस में छोड़ दिए थे। तो वो उनको इन्फॉर्म किया कि जो ये ड्रेन के पाइप है वो ओपन सरफेस में आपको नहीं छोड़ने, ये प्रॉपर मेन होल जो नियरेस्ट ड्रेन पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट करने। क्योंकि आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा, जब भी इंडोर यूनिट खास करके गर्मियों में चलते रहते हैं तो फिर उनमें से कंडेंसेशन, कुछ ड्रेन पाइप में से पानी ड्रेन आउट होता रहता है, वो कंटिन्यूस होता रहता है। वो पानी आस्ते आस्ते जो सरफेस या फ्लोर होता है उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, फिर काई भी जम जाती है या एक बहुत बुरा इम्प्रेशन जाता है। तो वो ड्रेन पाइप को उसको मेन होल में कनेक्ट करना है या नियरेस्ट ड्रेन पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट करना है और ओपन सरफेस में नहीं छोड़ना। दूसरा ये पॉइंट इनको मैंने हाईलाइट किया। और तीसरा ये पॉइंट था कि जो एसी जो इंडोर से आउटडोर की तरफ कॉपर ट्यूब्स जा रहे थे जो इंसुलेटेड थे और ड्रेन पाइप जा रहा था, तो वो दीवार से जैसे क्रॉस हो रहे थे तो उसमें स्लीव नहीं थी, तो वो डायरेक्ट दीवार को पंक्चर करके और ये क्रॉस हो रहे थे। जबकि स्पेसिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ था कि जो भी पाइप कॉपर ट्यूब्स या ड्रेन या इलेक्ट्रिकल वायर या कंडक्ट क्रॉस होंगे दीवार में से, तो वहाँ पर आपको यूपीवीसी की स्लीव देनी है और स्लीव देनी है और उसको सील भी करना है और प्रॉपर फिक्स करना है। जबकि उन लोग ने कोई भी स्लीव नहीं दी थी, तो उनको ये गाइड किया कि आपको दीवार में यूपीवीसी की स्लीव फिक्स करनी है और स्लीव की वो बाहर वाली साइड है उसको मेसनरी से रिपेयर करना है और इन साइड में से जब कॉपर ट्यूब से जो इंसुलेटेड है और वायर क्रॉस होगी तो उसको प्रॉपर सील करना है। उसमें पहले तो फिलिंग करनी है, वो फिलिंग करने के बाद आखिरी जो सरफेस होगा उसको प्रॉपर सील करना है। सील जो सिलिकॉन सीलेंट है या कोई और दूसरा मटेरियल है तो उसके साथ करना है जो स्पेसिफिकेशन में उसकी डिटेल दी गई है, तो एडेसिव सील मटेरियल लगाना है। और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्लीव भी दीवारों में दी हुई थी। एक्स्ट्रा स्लीवें इस तरह से दी हुई थी क्योंकि जब एसी लगाते हैं उससे पहले स्लीवें छोड़ी जाती है दीवार में, तो उसमें से कॉपर ट्यूब्स जो क्रॉस हो रहे होते हैं और दूसरा ये ड्रेन के पाइप जो है उसकी भी पॉइंट दिए हुए थे, दीवार के अंदर ऑलरेडी ड्रेन पाइप डले हुए थे।
मगर उसके प्लेसमेंट या लेआउट वो सही नहीं था। तो नॉर्मली जो हम प्रोजेक्टों में ये करते हैं कि जैसे हमारा अप्रूवल जिस ब्रांड का अप्रूव हो जाता है और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसकी एक टेम्पलेट बना लेते हैं। टेम्पलेट बनाते हैं जिस हाइट पे जो आर्किटेक्चर हमें ड्राइंग मिलती है उसमें मेंशन किया होता है एसी जो फिनिश फ्लोर है उसके इतनी हाइट पे लगाना है, और उस हाइट के हिसाब से जो हमारा एसी अप्रूव हुआ है उसका हम टेक्निकल सबमिटल या कैटलॉग हम लेते हैं, उसमें सारी डिटेल दी गई होती है। तो उस एसी की विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, उस टेम्पलेट के हिसाब से दीवार में वो उसकी टेम्पलेट के हिसाब से लेआउट बना लेते हैं, और उसके टेक्निकल सबमिटल में देखते भी हैं तो उसका ड्रेन का पॉइंट कहाँ से आ रहा है और कॉपर का ट्यूब कहाँ से निकलेगा। अगर वो आप टेम्पलेट के हिसाब से वहाँ पर दीवारों में ऑलरेडी आपने जो स्लीव रखी है और ड्रेन पाइप रखा हुआ है तो फिर आपने टेम्पलेट के हिसाब से रखा हुआ है तो वो सही होगा। अगर आपने अपने अंदाजे पे रखा हुआ है, किसी दूसरे ब्रांड का रखा हुआ है, तो हर ब्रांड में कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है। तो जिस प्रोजेक्ट का मैंने विज़िट किया वहाँ पे जो स्लीव रखी हुई थी और ड्रेन के पॉइंट रखे हुए थे वो बिल्कुल आउट थे। तो आउट होने की वजह से वो एक्स्ट्रा ओपनिंग हो गई या स्लीव हो गई या ड्रेन के पॉइंट हो गए, तो उसको रिमूव करना था। रिमूव करने के लिए मैंने ये इंस्ट्रक्शन दी कि जो यूपीवीसी की स्लीव ऑलरेडी दीवार में लगी हुई है तो उस यूपीवीसी स्लीव को रिमूव करना है, और रिमूव करके फिर इसको मेसनरी से आपको बंद करना है और फिर प्लास्टर और कलर करना है। क्योंकि अगर यूपीवीसी स्लीव रिमूव नहीं करेंगे, इसी तरह उसको फिल करेंगे मेसनरी से और प्लास्टर करेंगे, फिर भी आपको पाइप जो है राउंड कलर का वो नज़र आएगा, उसका इम्प्रेशन आएगा और इम्प्रेशन बहुत बुरा होता है। इस वजह से उस स्लीव को रिमूव करके फिर प्लास्टर का पाइप करना है। और दूसरा उसके बाद जो आउटडोर यूनिट के पास में आया, जब आउटडोर यूनिट को मैंने देखा उसमें भी कुछ ऑब्जर्वेशन थी। उसमें पहली ऑब्जर्वेशन ये थी जो हमारे जो आउटडोर यूनिट लगे हुए थे वहाँ से हैंग हो रहे थे, उसमें ब्रैकेट लगी हुई थी, जिस ब्रैकेट पे या एंगल आयरन का जो फ्रेम था तो उस पर हैंग हुए थे। उस फ्रेम को लोग ने पेंट नहीं किया हुआ था। तो जो स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है उसमें पेंट का ये बताया गया है, तो 2 रेड ऑक्साइड के कोट करने एंगल आयरन या जो फ्रेम है आउटडोर यूनिट का, और उसके ऊपर फिर एनामिल पेंट करना है। एनामल पेंट के 2 कोट होंगे, तो उसकी जो कलर मैच है वो दीवार के हिसाब से होना चाहिए। जो आउटडोर यूनिट आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका सेम ही कलर होना चाहिए। तो वो अगर सेम कलर होगा तो वो एलिवेशन या आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी लुक जो है बेहतर लगेगा। तो वो एक सपोर्टों को पेंट नहीं हुआ था, वो पेंट करना है। 2 रेड ऑक्साइड कोट करने और 2 एनामिल पेंट के कोट करने। और उसके अलावा आउटडोर में एक ये ऑब्जर्वेशन थी कि जो आउटडोर यूनिट उन लोग ने ब्रैकेट के ऊपर रखा हुआ था उसमें रबर आइसोलेटर लगने चाहिए। जो अगर आप आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट कंप्लीट आप सेट लेते हैं तो वैसे उसके साथ ही रबर आइसोलेटर आ जाते हैं, मगर वहाँ पर रबर आइसोलेटर लगे हुए नहीं थे या यूनिट के साथ नहीं भी आए हुए थे। स्पेसिफिकेशन या कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है, जब भी आप आउटडोर यूनिट फिक्स करेंगे, अगर आपकी जो बेस फ्रेम बना हुआ है अगर ज़मीन पे तो वो फाउंडेशन उसकी बनानी है, अगर हैंग कर रहे हैं तो एंगल आयरन या चैनल की जो भी सपोर्ट बनाएंगे तो वो आउटडोर यूनिट के नीचे और बेस के ऊपर इनके बीच में रबर आइसोलेटर रखना है। जैसे भी कोई भी वाइब्रेशन होती है तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो और साउंड एबनॉर्मल प्रोड्यूस नहीं हो और इक्विपमेंट को भी कोई नुकसान नहीं हो। तो वो इन लोग ने रबर आइसोलेटर नहीं लगाए हुए थे, तो वो भी इंस्ट्रक्शन दी कि रबर आइसोलेटर आपको लगाने। और इसके अलावा कुछ जो आउटडोर यूनिट थे वो उनकी साइज़ काफ़ी बड़ी थी, जो वो दीवार पे हैंग नहीं हुए थे, वो ज़मीन पे नीचे रखे हुए थे। जो बिल्डिंग की जो एक्सटर्नल दीवार है उसके साथ प्लिंथ प्रोटेक्शन बनती है, तो आउटडोर यूनिट प्लिंथ प्रोटेक्शन के ऊपर रखे हुए थे। वो प्लिंथ प्रोटेक्शन भी थोड़ी स्लोप में होती है, जैसे बारिश का पानी भी आए तो फिर वो बाहर ही निकल जाए, दीवार के अंदर या बिल्डिंग के अंदर ना जाए। तो वो जो यूनिट भी पड़े हुए थे प्लिंथ प्रोटेक्शन के ऊपर पड़े हुए थे वो भी एंगल या स्लोप में थे। तो उनको इंस्ट्रक्शन दी, क्योंकि बीओक्यू में मेंशन हुआ है तो आपको आउटडोर यूनिट के लिए फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करनी है या फाउंडेशन बनानी है, जबकि वो साइड पे फाउंडेशन नहीं बनाई हुई थी। उनको इंस्ट्रक्शन दी कि आरसीसी की ये फाउंडेशन बनानी है, जो बीओक्यू में भी जॉब आइटम है, तो उनको कॉन्ट्रैक्टर को पैसे भी मिले क्योंकि स्पेसिफिकेशन में भी उसकी डिटेल दी गई है। तो उनको फाउंडेशन बनानी है। अभी फाउंडेशन कौन सी साइज़ की कितनी होनी चाहिए, तो उसका एक नॉर्मल ये तरीका होता है, जो हमारा फ्लोर होता है फ्लोर से तकरीबन 4 से 6 इंच उसको उठाकर फाउंडेशन बनानी होती है।
और जो उसकी विड्थ और चौड़ाई जो हमारे आउटडोर यूनिट है उससे भी 6-6 इंच बड़ी करके हम फाउंडेशन बनाते। तो उसके अलावा एक और ऑब्जर्वेशन थी, जो ये यूनिट रखे हुए थे कोई आपस में गैप जो है एक आउटडोर यूनिट से दूसरे आउटडोर यूनिट के बीच में गैप जो किसी में 1 फुट था तो किसी में 3 फुट था तो किसी में 4 फुट था। तो वो मैंने एक सिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उनको गाइड किया कि जो आउटडोर आपको प्लेस करने या रखने, तो सपोज करें आपको 3 आउटडोर यूनिट सामने आ रहे हैं तो वो जो एरिया है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें और 3 हिस्सों में डिवाइड करके और फाउंडेशन उस हिसाब से बनाए जैसे एक व्यू या लुक भी उसका एक अच्छा लगे। ये नहीं तो आपने एक कोने में रख दिया, एक थोड़ा साइड में रख दिया, एक और साइड में, इनके आपस में गैप जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो एक ये पॉइंट भी मैंने उनको हाईलाइट की। उसके अलावा एक जो इंडोर यूनिट इंस्टॉल हुआ था कम्युनिकेशन रूम में, तो वो इलेक्ट्रिकल पैनल के ऊपर इंडोर यूनिट इंस्टॉल हुआ था। तो ये गाइड किया कि जो इंडोर यूनिट है या ये पैनल है, इन दोनों को एक दूसरे से रिलोकेट करें। रिलोकेट का मतलब है तो एक दूसरे से थोड़ा हटा कर लगाएं, क्योंकि इंडोर यूनिट ऊपर लगा हुआ है और नीचे इलेक्ट्रिकल पैनल है। क्योंकि इंडोर यूनिट आपने अक्सर घरों में भी या हर जगह पे ये लगे होते हैं देखें, तो कभी ना कभी वो ड्रेन चौक हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर पानी जो कंडेंसेशन का पानी है एवापोरेटर वाला तो वो गिरता है या लीक होता है, फिर पैनल के ऊपर पानी गिरेगा और पैनल के ऊपर पानी गिरेगा तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फिर नुकसान होने के काफ़ी चांसेस है। इस वजह से उनको गाइड किया कि जो इंडोर यूनिट है इसको रिलोकेट करें या पैनल को रिलोकेट करें जैसे, तो ये कोई भी फ्यूचर में मिसहैप ना हो। दोस्तों इसके अलावा जब भी आप साइट पे स्प्लिट एसी जब आते हैं तो उसकी इंस्पेक्शन करते हैं तो उसमें टेम्परेचर रेटिंग हम ज़रूर देखते हैं, क्योंकि हमारे जो कराची का एम्बिएंट टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा गर्म होता है। तो उस हिसाब से जो एसीओ में अपने अक्सर आउटडोर यूनिट पे देखा होगा तो वहाँ पर T1 और T3 लिखा होता है। T1 का मतलब है जो यूनिट है हमारे वो डिज़ाइन हो रहे हैं या उसकी कूलिंग कैपेसिटी हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो 36 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हैं। अगर हमारा T3 यूनिट है तो उसका एम्बिएंट टेम्परेचर वो 46 डिग्री पे ले रहे हैं। तो एम्बिएंट टेम्परेचर या डिज़ाइन टेम्परेचर, ज़्यादातर ये डिज़ाइन टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है, तो वो होना चाहिए। अगर आप मैं आपको यूनिट भी दिखाता हूँ तो उस यूनिट में आप देखेंगे तो यहाँ पर T1 भी लिखा हुआ है और T3, दोनों में कूलिंग कैपेसिटी में फ़र्क है। तो एक में देखें तो वो कूलिंग कैपेसिटी T1 है तो उसमें जो 1 टन होगा, और अगर T3 में देखेंगे तो वो 0.25 टन का हो जाएगा। इसी तरह से ये मुख्तलिफ यूनिटों में ये फ़र्क होता है, तो इसको भी ज़रूर देखा जाता है। यूनिट तो अक्सर ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में T3 के हम आउटडोर यूनिट सेलेक्ट करते हैं और सप्लाई जो साइड में आ जाते हैं वो T1 रेटिंग के आ जाते हैं। तो वो टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से फ़र्क होता है, तो कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से जो यूनिट हमारे होते हैं वो परफॉर्मेंस अपनी वो पूरी नहीं देते हैं, वो एक्चुअल कैपेसिटी से कम देते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको देखना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ मालूमात हासिल की होगी। अगर आप कोई भी यूनिट को इंस्टॉल कर रहे हैं या इंस्पेक्ट कर रहे हैं या इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो इन पॉइंट्स को आपको नोट करना चाहिए, जैसे फ्यूचर में आप कोई भी इस तरह की कोई गलती ना करें। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।